हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, हमारी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम बहुत पास आई है, इसलिए हम लोगों ने एक क्विक रिवीजन सीरीज़ लेके आई हूँ मैं आपके लिए। तो सबसे पहले हम ज्वर के टॉपिक के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखने वाले हैं इस वीडियो में। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाएंगे, बस जो इम्पोर्टेंट वाले पॉइंट्स हैं वो इसमें वीडियो में मैं आपको बताते चलूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दिया है ज्वर जो व्याधि है उसके बारे में दिया है। देखो यहाँ पे जो भी है अध्याय जो दिया है उसमें मतलब ज्वर को जो है जितना भी डिसीज है हमारे बॉडी में, तो जो भी डिसीज हमें होते हैं उस सभी रोगों का जो भी राजा ऐसा उसको बोला गया है। और ऐसा बोला गया है कि बाकी के जो रोग है उसके अनुचर है, मतलब उसको फॉलो करते हैं। और जब हमें ज्वर होता है तो बॉडी में उष्णता बढ़ती है, शरीर और मन इसमें उष्णता बढ़ती है, और जो भी कष्ट दुख है वो निर्माण हो जाता है, और जो हमारे इंद्रिय है वो क्षीण हो जाते हैं, ऐसा बोला गया है। और हमारा जो ज्वर व्याधि है वो बस किसी प्राणी में नहीं होता है, तो जो भी जल है भूमि है उनको भी होता है, क्योंकि आपने देखा होगा जो भी जल या फिर भूमि है वो भी मतलब ऐसे हीट हो जाती है पूरी, तो इसी वजह से ऐसा बोला गया है। और बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे यहाँ पे एक लाइन है फ्रेंड, जन्म वो मृत्यु, मतलब जब भी हमारा जन्म होता है या फिर मृत्यु होता है, मतलब बर्थ या फिर डेथ, उस दोनों भी टाइम पे ज्वर प्रेजेंट रहती है। इसी वजह से यहाँ पे बोला गया है स ज्वरा एव जायन्ते स ज्वरा एव म्रियति प्राणिनः। सबसे बेसिक फ्रेंड इसमें जो हमने निदान पंचक है वो यहाँ पे पहले डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उसके बाद जो भी ज्वर व्याधि है उसको डिटेल में लिया गया है। तो सबसे पहले जो निदान पंचक रहता है उसमें पहला निदान हम लोग देखेंगे। तो निदान के जो भी पर्याय वर्ड है वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो निदान मतलब क्या क्या रहता है? हेतु, निदान मतलब हेतु, निमित्त, आयतन, कर्ता, करण, प्रत्यय, समुत्थान, निदान, ऐसे इसके पर्याय वर्ड है। और निदान को 3 टाइप्स में डिवीजन किया गया है। वैसे तो आपने दीर्घ जीवितीयम अध्याय अगर पढ़ा होगा तो वहां पे देखा होगा बहुत सारे टाइप के हेतु बताए हैं। यहाँ पे असात्मेन्द्रियार्थ संयोग, प्रज्ञा, पराध और परिणाम, ऐसे 3 टाइप के निदान के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें यहाँ पे जो भी हमें डिसीज रहते हैं उसका भी क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे कि ये जो हमने अभी 3 कारण देखे उसी हिसाब से अग्नेय, सौम्य, अग्नेय मतलब पित्तज, पित्त जब बढ़ता है, सौम्य कफस और वायव्य वातज, ऐसे 3 प्रकार के जो भी रोग है उसके बारे में बताया गया है। और राजस तामस ये जो है मानसिक, तो आपको अगर याद नहीं रहता है अग्नेय, सौम्य, वायव्य, तो याद रखना वायव्य मतलब वात से रिलेटेड है, और अग्नेय मतलब जब हमारे बॉडी में अग्नि बढ़ती है तो किस दोष की वजह से बढ़ती है? पित्त, तो पित्तस। और जो रिमेनिंग है वो सौम्य मतलब कफस। और जो 2 है मानस रोग उसमें राजस और तामस, ये 2 आपको याद रखने हैं। उसके बाद यहाँ पे व्याधि, व्याधि किसको बोलते हैं? तो उसके पर्याय वर्ड्स दिए यहाँ पे, व्याधि, आमय, गद, आतंक, यक्ष्मा, ज्वर, विकार, रोग, ये सब व्याधि के पर्याय वर्ड दिए गए हैं। यहाँ पे इन्होंने निदान पंचक का वर्णन किया है, जैसे कि निदान हेतु जिसको बोलते हैं पूर्व रूप, रूप, उपशय, संप्राप्ति, जो हमने फर्स्ट ईयर में देखा था फ्रेंड, उसमें हम लोगों ने देखा था यहाँ पे जो भी है उपशय के बाद अनुपशय और उसके बाद में संप्राप्ति ऐसा वर्ड आया था, लेकिन यहाँ पे निदान को इन्होंने लिया है, और जो भी अनुपशय है उसको नहीं लिया गया है। तो यहाँ पे जो है निदान पंचक, तो उसमें निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निदान के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइप पहले हमने जो भी उसके सिनोनिम्स है वो देख चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे डेफिनेशन दी है कि जो भी रोग ज्ञान रहता है उसमें जो भी कारण रहता है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है उसी को निदान बोला गया है। तो यहाँ पे ये लोग देख सकते हो आप सभी लोग, यहाँ पे टाइप्स दिए हैं, जैसे कि निदान मतलब हेतु, तो उसके टाइप्स क्या क्या है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो निदान जो भी है उसके टाइप्स यहाँ पे मतलब इन्होंने दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे असात्मेन्द्रियार्थ संयोग, प्रज्ञा, पराध और परिणाम, ये हम देख चुके हैं। और दिए है दोष हेतु, व्याधि हेतु, उभय हेतु, उसके बाद सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्यभिचारी, प्राधानिक, और इसमें प्रज्ञा पराध में धी, धृति, स्मृति जिसको हम कंसिडर करते हैं तो उसका विभ्रंश हो जाता है, भ्रंश हो जाता है। और उसमें और दिया है व्यंजक, उत्पादक, बाह्य हेतु, अभ्यंतर हेतु, और दोष भेद से भी इसके हेतु के टाइप्स किए गए हैं, जैसे कि प्राकृत, वैकृत है, अनुबंध, अनुबंध है, साम, निराम है, आशापकर्ष, गतिभेद, और प्रकृति, प्रकृति, विकृति, ऐसे दिया गया है। तो सिंपली फ्रेंड्स आपको याद रखना है हेतु के जो भी हम टाइप्स यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसमें आप लोगों को अगर मतलब दीर्घ जीवितीयम अध्याय देखा होगा तो उसमें ये डिटेल में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो निदान का कारण दिया है। तो यहाँ पे दिया है कि जो भी मधुकोश जो टीका है उसके अनुसार
मतलब उन्होंने ऐसा बताया है, जो भी निदान है वो किसकी वजह से होता है, मतलब जो भी हेतु है वो किसकी वजह से होता है, तो जो भी दोष वगैरह प्रकोपित होते हैं और वो कब होते हैं, जब हम अहितकर आहार विहार का सेवन करते हैं और जो भी दूषित हुए दुष्य है वो जाके धातु को दूषित करते हैं और इसी रिलेटेड मतलब जो भी व्याधि है वो उत्पन्न होती है, उसी को निदान बोला गया है। जो कारण इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसी को निदान बोला गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पूर्व रूप। पूर्व रूप मतलब क्या रहता है, जो मतलब रोग उत्पत्ति से पहले वाले जो हमें लक्षण दिखेंगे उसी को हम लोग पूर्व रूप बोलेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्होंने पूर्व रूप का मतलब ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं किया है, उसके बाद रूप दिया है। रूप मतलब क्या रहता है, सिम्पटोमोलॉजी। इसका मतलब क्या है कि जो भी मतलब वो रुग्ण को उत्पन्न हुआ है, जो भी साइन है वगैरह, तो इसमें आ जाता है। जैसे कि उसके भी मतलब सिनोनिम्स दिए हैं, जैसे कि चिन्ह, लिंग, लक्षण, रूप, लिंगल, आकृति, लक्षण, चिन्ह, संस्थान, व्यंजन, रूप, ये सभी जो है लिंग के मतलब रूप के पर्यायी वर्ड है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे दो टाइप्स के मतलब जो भी रूप है उसको उन्होंने दो इसमें डिवीजन किया है। पहला है लक्षण और चिन्ह। लक्षण किसको बोलेंगे, सिंपली जो हमें फील होता है जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम लोगों को जो डॉक्टर पूछते हैं वो मतलब लक्षण रहते हैं। और चिन्ह मतलब वो जो मतलब हमसे जैसे हमारा ब्लड प्रेशर चेक करना, मतलब उनको जो समझ में आता है वो चिन्ह रहता है। लक्षण मतलब क्या दिया है, देखो क्षुधा, तृष्णा, मल मूत्र, इनकी प्रवृत्ति। अगर अभी हम डॉक्टर हमें पूछेंगे खाना मतलब टाइम पे खाते हो क्या, कि खाने को भूख लगती है क्या, ये सब कुछ उन्हें पता नहीं चलता है ना, उनको हमें पूछना पड़ता है तभी वो जान पाते हैं, तो वो पूरे लक्षण में आ जाएंगे। चिन्ह मतलब क्या रहता है, जैसे कि हमारा तापमान चेक करना, या फिर इनकी जो स्थिति है, वृक्क, प्लीहा, इनकी स्थिति, हृदय की ध्वनि, ये सारी जो चीजें हैं जो वो करते हैं, जैसे कि दर्शन, स्पर्शन जैसे बोलते हैं हम लोग, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, अस्कल्टेशन, उससे जो किया जाता है उसको हम चिन्ह बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वाला हम लोग आएंगे उपशय। उपशय मतलब क्या रहता है, जो भी हम लोग मेडिसिन लेते हैं या फिर आहार लेते हैं या फिर विहार, जो भी कार्य हम लोग करते हैं, वो करने के बाद अगर कोई व्याधि हमें मतलब अच्छी उसका उपाय हमें दिख रहा है, मतलब व्याधि अगर ट्रीट हो रही है, क्यूरेबल हो रही है, तो उसको हम उपशय बोलेंगे। उसके भी 6 टाइप यहाँ पे दिए हैं। विपरीत के 3 है, हेतु व्याधि और हेतु व्याधि उभय विपरीत। ठीक है, हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि उभय विपरीत, विपरीत हो गया। उसके बाद और विपरीतार्थकारी के भी 3 है, हेतु व्याधि और हेतु व्याधि उभय विपरीतार्थकारी। ऐसे टोटल 6 टाइप्स यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, उपशय के। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके बाद, यहाँ पे एक चार्ट दिया है फ्रेंड, आप लोग पढ़ लेना, बहुत इजी है चार्ट, इसमें कुछ नहीं है। जैसे हम लोग बस एक एग्जांपल लेते हैं। पहला जो दिया है हेतु विपरीत, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने 3 देखा था उपशय में, औषध, आहार और विहार। इसकी वजह से जो भी होता है उसको हम लोग उपशय बोल रहे थे। ठीक है, तो पहला अगर हेतु विपरीत है, जैसे कि औषध अगर कंसिडर करें, समझो हमें मतलब शीत, जब बहुत ज्यादा ठंडी रहती है उस टाइम में हम कफ बढ़ जाता है, तो कफ ज्वर होने के चांसेस है। अगर हमें कफ ज्वर होता है तो उसके वो कैसा है, कफ मतलब शीत गुणात्मक रहता है, तो उसके अपोजिट गुण मतलब उष्ण गुणात्मक शुंठी का प्रयोग हमें करने को बोला है, तो ये कैसा हो गया, हेतु विपरीत हो गया। ठीक है, आहार में भी वैसा ही है। देखो कोई व्यक्ति है बहुत ज्यादा श्रमजन्य वातजन्य कर्म कर रहा है, तो उसके मतलब क्यूरेटेबल फॉर्म में अगर हमने मांस रस और भात खाया, ये कैसे हो सकता है, समझो हमें पता है वात बढ़ गया, इसका मतलब वृक्ष गुण बढ़ गया है उसके बॉडी में, तो हमें स्निग्ध गुण देना है, तो मांस रस कैसा रहता है, स्निग्ध। ठीक है, विहार मतलब कैसे, समझो दिन में अगर कोई बहुत ज्यादा सोता है और उसकी वजह से अगर उसको कफ होता है, तो उसको क्या करना है, रात में जागरण करना है, जिसकी वजह से उसका जो भी कफ है वो कम हो जाए। ठीक है, यही दिया है, इसमें कुछ है नहीं। तो लास्ट वाला हम लोग संप्राप्ति के ऊपर आते हैं। संप्राप्ति मतलब इसको और 2 पर्याय वर्ड है, जैसे कि जाति और आगति। अगर कभी आपको संप्राप्ति के प्लेस पे जाति आया और आगति आया तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये इसके सिनोनिम्स है। ठीक है, जाति और अगति। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग संप्राप्ति के टाइप्स देखेंगे अभी। तो इसके टोटल 5 टाइप दिए हैं, संख्या, प्राधान्य, विधि, विकल्प और बल। ठीक है, बल काल जो भी है। तो यहाँ पे देखो मतलब रोग निदान में हमने देखा था थोड़ा अलग है, पर यहाँ पे थोड़ा अलग है, फिर भी हम कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, संख्या, प्राधान्य, विधि, विकल्प और बल। संख्या मतलब कैसे रहता है, समझो अभी ज्वर के कितने टाइप्स है, 8, मतलब ये संख्या में आ जाएगा। गुल्म के कितने टाइप है, 5। ठीक है, तो ये संख्या संप्राप्ति। प्राधान्य मतलब क्या रहता है, तर तम भाव। कभी भी किसी के साथ भी अगर तम लगता है मतलब वो बढ़ा हुआ है। समझो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, वात वृद्ध, पित्त वृद्ध तर और कफ वृद्ध तम। इसका मतलब
वात से ज्यादा पित्त है और पित्त से ज्यादा कफ है, इसका यह मतलब है। मतलब कभी भी अगर तम उसको ज्वाइन होता है उसका मतलब वो सबसे ज्यादा है, वो दिखाने के लिए। कभी भी तर भाव अगर आता है, 2 के कंपैरिजन में तर भाव आता है और 3 और उससे अधिक अगर आता है तो तम भाव उसमें आता है। तो हमेशा याद रखना है जिसके साथ तम लगता है वो सबसे ज्यादा रहेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट वाला देखेंगे हम लोग, प्राधान्य हो गया विधि संप्राप्ति, ठीक है। तो विधि संप्राप्ति में क्या दिया है, देखो विधि मतलब जो भी प्रोसीजर रहती है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं टाइप्स के, हमने संख्या अगर है तो संख्या संप्राप्ति बोलेंगे, लेकिन उसके नाम अगर वहां पे बताए गए हैं तो विधि। जैसे कि अभी हमने बोला कि 2 टाइप्स है, तो 2 कौन से है उसके नाम अगर दिए हैं तो विधि संप्राप्ति में, जैसे कि निज और अगंतु, ठीक है, ये टाइप्स उसमें अगर दिए हैं। और दोष अनुसार और फिर 3 टाइप है, वात पित्त कफस, तो ये भी क्या हो गया, विधि में आ जाएगा। साध्य है, असाध्य है, मृदु, दारुण, तो आपको इतना याद रखना है। अगर संख्या के फॉर्म में है तो संख्या संप्राप्ति हो जाएगी और नाम के फॉर्म में है तो विधि संप्राप्ति, ठीक है। नेक्स्ट है 4th वाला विकल्प संप्राप्ति। विकल्प संप्राप्ति में दिया है अंश अंश कल्पना, जैसे कि ये एक ही वर्ड आपको याद रखना है इसमें, अंश अंश कल्पना। इसमें क्या दिया है, जो भी वात पित्त कफ रहता है उसका जो भी अंश अंश कल्पना रहता है उसको ही विकल्प संप्राप्ति बोलते हैं। मतलब क्या, जैसे समझो अगर कोई भी वात आदि दोष हुआ है हमारे बॉडी में तो उसमें मतलब डायरेक्ट दोष थोड़ी ना बढ़ता है, उसके गुण बढ़ते हैं ना। तो रुक्षता ज्यादा बढ़ गई, मतलब कौन सा गुण उसमें बढ़ गया, रुक्ष, मतलब वो रुक्ष मतलब बढ़ रहा है, इसका मतलब उसमें अंश जो कल्पना है वो बढ़ रही है, तो उसी को बोला है यहाँ पे अंश अंश कल्पना। नेक्स्ट हम लोग लास्ट वाला देखते हैं बल काल संप्राप्ति। बल काल संप्राप्ति मतलब क्या रहता है, ये बस 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कोई भी व्याधि का जो बल रहता है। एक तो ऋतु, अहोरात्र और आहार काल, मतलब हम कब खाना खा रहे हैं, अहोरात्र और ऋतु, ये 3 चीजों के ऊपर जो भी व्याधि का बल रहता है वो डिपेंड करता है। जैसे हमें पता है अगर मतलब हम कोई भी एग्जांपल ले ले, जैसे कि अगर श्लेष्म ज्वर है, मतलब किसी को अगर कफ ज्वर अगर हुआ है तो वो कब हो सकता है, या तो मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में, हमें पता है क्योंकि उस टाइम पे मतलब उस टाइम पे उस अहोरात्र पे क्या होता है, कफ का क्वांटिटी ज्यादा रहता है, या फिर हम लोग ऐसा बोलते हैं तुरंत खाना खाने के बाद श्लेष्म ज्वर हो सकता है। तो ये भी है, मतलब खाना खाने के तुरंत बाद भी हो सकता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, इसमें उतना कुछ है नहीं। यहाँ पे कुछ क्रियाकाल के बारे में भी बताया गया है फ्रेंड्स। तो क्रियाकाल क्या है, तो यहाँ पे देखिए आप सभी लोग देख सकते हो, यहाँ पे क्रियाकाल मतलब हमने देखा था संचय। संचय मतलब क्या रहता है, जो भी दोष रहते हैं वो स्वस्थान में वहां पे अगर बढ़ने लगते हैं तो वहां पे वो संचित हो जाते हैं, और संचित होने के बाद क्या होता है, जो आहार हम लोग ले रहे हैं अगर उसकी वजह से वो मतलब समान गुण वाला अगर हो, उसकी इच्छा नहीं होती है, हमें द्वेष हो जाता है उसके बदल, ठीक है। द्वितीय क्रियाकाल में प्रकोप। प्रकोप मतलब क्या रहता है, एग्रेवेशन। एग्रेवेशन मतलब क्या रहता है कि समझो वहां पे जो संचिति थी वो अभी बढ़ गई है, मतलब वहां से अब लोग दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं, ठीक है। वो वहां पे जो सिचुएट थे तो दूसरे प्लेस पे जाना मतलब प्रकोप बोलते हैं। प्रसर मतलब क्या रहता है, स्प्रेड होना। जैसे कि हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था, कोई भी ऐसे मतलब वहां पे अगर बहुत ज्यादा दोष बढ़ गए हैं तो धीरे धीरे वो वहां पे फैलने लगते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रसर। तो उनकी कैसे फैल सकते हैं, या तो ऊर्ध्व या तो अधो मतलब नीचे, या फिर तिर्यक, या फिर अभ्यंतर, मध्यम, बहिर्मार्ग, शाखा, कोष्ठ, मर्म, अस्थि, संधि। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे दिया है, उसी को प्रसर बोलते हैं। जैसे देखो आप लोगों ने इडली का पीठ देखा होगा, वो जैसे हो जाता है तो ऐसे मतलब फैलने लगता है ना, उसी टाइम पे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। जैसे किण्व, पानी और पीठ, इनका अगर उनमें जो भी मूवमेंट होती है उनके संयोग के बाद तो धीरे धीरे जैसे पसरती है, उसी तरह से ये जो दोष है अगर प्रकोपित हुए तो फैलते हैं। तो यहाँ पे एक सिम्टम्स दिए हैं, जैसे कि समझो वात है, वात का अगर प्रसर होता है तो आटोप, वेदना, अस्थिरता निर्माण हो जाती है। पित्त का प्रसर होने के बाद ओष, चोष, दाह, गरम मतलब उद्गार वहां से निकलने लगते हैं। कफ अगर प्रसर होता है तो अरुचि, अपचन, अंग शैथिल्य, वमन आदि लक्षण वहां पे आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चतुर्थ क्रियाकाल स्थान संश्रय, मतलब वहां पे लोकलाइजेशन हो जाना। तो यहाँ पे लोकलाइजेशन कहाँ होते हैं, जो भी दोष रहते हैं वो अगर पसरते हैं तो उसके बाद जहाँ पे ख वैगुण्य मिलेगा, उनको ऐसी पोकळ जगह मिलती है, वहीं पे वो स्थान संश्रय करने लगते हैं, ठीक है। जहाँ पे ख वैगुण्य होता है। ख वैगुण्य मतलब क्या है, जहाँ पे स्त्रोत दुष्टि हो जाती है वहां पे। अभी लास्ट वाला है व्यक्त अवस्था। व्यक्त अवस्था मतलब क्या रहता है, अभी तक हमने जितना भी देखा फ्रेंड्स वो सब उसके पूर्व अवस्था, जो पूर्व रूप अवस्था रहती है उसमें आ जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। इधर के जितने हमने मतलब स्थान संश्रय तक जो भी स्टेजेस देखे
वो सारे उसके पूर्व रूप अवस्था में आ जाएंगी। ये जो 5th वाली है वो रोग अवस्था में आ जाएंगी, मतलब व्यक्त हो रहा है ना, अभी जो भी व्याधि है वो हमें व्यक्त हो रहा है, इसका मतलब वो व्यक्त अवस्था में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ना फ्रेंड, इसमें 2 टाइप्स दिए हैं, एक है प्रकृति सम समवेत और विकृति विषम समवेत। इसका क्या मीनिंग है समझो। प्रकृति सम समवेत का क्या मतलब है कि इसमें समझो जो भी मतलब कोई भी हमने द्रव्य लिए तो उनके गुण जो है एज इट इज रहेंगे। जैसे कि अभी समझो हमने एक ग्लास लिया है, उसमें पानी, शुगर और मिल्क ऐड कर दिया, तो हमने जब वो शरबत बनाया उसका, तो उसके बाद वो मधुर रहता है, इसका मतलब जितने के गुण थे वो पूरे उसमें आ चुके हैं। लेकिन विकृति विषम समवेत इसका मतलब क्या रहता है, जैसे कि समझो अभी मध और तुप का एग्जांपल हम लोग लेते हैं। मध भी हमारे लिए हेल्दी है और तुप भी, ठीक है, लेकिन अगर साथ में इक्वल क्वांटिटी में अगर हम लोग लेते हैं तो इसका विष बन जाता है। मतलब जो भी संयोग होने के बाद अगर उसमें विकृति तैयार होती है तो उसको बोलते हैं विकृति विषम समवेत। इसका मतलब क्या है, 2 और अधिक द्रव्यों का संयोग करने के बाद अगर उसमें विकृति होती है तो विकृति विषम समवेत, और अगर बहुत सारे द्रव्य के गुण एकत्र करने के बाद अगर उसमें कोई विकृति नहीं रहती है, एज इट इज वो रहते हैं, तो उसको प्रकृति सम समवेत ऐसे बोलते हैं। और लास्ट वाली स्टेज है भेद, जिसको हम षष्ठ क्रियाकाल बोलते हैं। तो इसमें क्या रहता है, जो भी लक्षण है उसके ऊपर से हम लोग उसको क्लासिफाई कर देंगे। समझो अभी हमारे ज्वर हुआ है तो ज्वर में भी कौन सा टाइप है उसका, वातस पित्तस कफस, उसमें क्लासिफाई कर देना, उसी को हम लोग ज्वर बोलते हैं। ठीक है, मतलब भेद अवस्था जिसको बोलते हैं। अभी तक हमने सब डिटेल में ये देख चुके हैं, अभी हम ज्वर को स्टार्ट कर देंगे फ्रेंड जल्दी से। तो यहाँ पे देख सकते हो आप ज्वराचे प्राधान्य। तो यहाँ पे कारण मतलब उसके कॉज क्या क्या है, ठीक है, ज्वर के क्या क्या कॉज है। तो यहाँ पे पहला है मतलब दोष प्रकोप, जैसे वात पित्त और कफ, इसका प्रकोप, या फिर कंबाइन में वात पित्त कफ इनके प्रकोप से, या फिर सन्निपात, तीनों के प्रकोप से हो सकता है, या फिर लास्ट वाला आगंतु। इस 8 में से कोई भी कारण उसमें हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे उसका निदान, मतलब स्टार्टिंग में अभी हम डिटेल में देखेंगे वातस पित्तस कफस, ये जो 3 टाइप्स है ज्वर के, उसमें पहला वाला जो है वातस ज्वर, उसका हेतु क्या क्या हो सकता है, जैसे कि रुक्ष लघु शीत, मतलब हमें नॉर्मली जो पता है वात क्यों बढ़ता है, तो उसके कौन से रीजन है, तो उसका गुणात्मक अगर हम आहार लेते हैं, पहला पॉइंट है। या फिर हम जो भी मतलब वमन विरेचन ये जो करते हैं पंचकर्म, उसका अगर अतियोग हो जाता है, या फिर व्यायाम करना, वेग संधारण करना, ज्यादा उपवास कर देना, आघात हो जाना, मैथुन कर्म है, उद्वेग है, ज्यादा शोक दुख करना, इस सब की वजह से क्या होता है, वातज ज्वर निर्माण होता है। ये इसके हेतु है। ठीक है, तो आपको बस सिंपली क्या याद रखना है, अब आहार विहार में तो याद ही रखोगे उसके जो समान गुणात्मक है, उसके बाद पंचकर्म का याद रखना है आपको, और उसके बाद आपको जो भी उपवास है, दुख शोक है, मैथुन कर्म है, वेग संधारण, ये चीजें याद रखनी है। इसकी संप्राप्ति क्या है, सिंपली मैं बताती हूँ। पहले क्या होता है, ये जो आहार सेवन हम लोग करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, वात का प्रकोप होगा। जैसे वात का प्रकोप होगा तो वो आमाशय की प्लेस पे चला जाता है। ठीक है, आमाशय में जाके वो वहां पे जो भी उष्मा रहती है तो उसको साथ जाके मिल जाता है, मतलब संयुक्त हो जाता है, और उसके बाद जो भी आहार पचन रहता है उसको उसका जो पहला धातु है रस धातु के साथ मिक्स हो जाके स्वेदवह स्रोत उसको अवरोध कर देता है। क्या कर देता है, उसको बंद कर देता है, और अग्नि बल भी कम कर देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो जो अग्नि रहती है वो बाहर नहीं जा पा रही है अभी, तो पूरे बॉडी में ही फैल जाती है, और उसी की वजह से ज्वर उत्पत्ति होती है। बहुत ईजी है, देखो फ्रेंड, वात बढ़ गया, आमाशय में चला गया, वहां पे जाके अग्नि के साथ चला गया, और वो रस और जो भी स्वेदवह स्रोत है उसको अवरोध किया उसने, और उसके बाद जो भी अग्नि है उसको अवरुद्ध करके वो पूरे बॉडी में फैल गई। तो इसके लक्षण क्या क्या दिखेंगे, तो बहुत इजीली मैं बताऊंगी आपको। देखो यहाँ पे बहुत ऐसा कुछ दिया है, लेकिन वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे सिंपली याद रखो, जो ज्वर आ जाएगा उसका जो भी वेग रहेगा और जो भी जागा मतलब प्लेस रहेगी वो अनिश्चित, हम बता नहीं पाएंगे। मतलब कैसे, कभी भी आएगी, कभी मॉर्निंग में आएगी ज्वर, कभी दोपहर में, कभी नाइट में, मतलब उसका टाइमिंग कुछ फिक्स नहीं है, वेग कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है, जो भी नख नेत्र मुख मल ये जो है ना, उसका कलर याद रखना है, लाल सर मतलब रेडिश उसका कलर हो जाएगा, और वो उसमें भेगा भी पड़ने लगेंगे, जो भी नेल्स वगैरह है हमारे उसमें भेगा पड़ने लगेंगे। ठीक है, जो भी लेग्स वगैरह है वो सुप्त पड़ जाएंगे, मतलब उसमें मूवमेंट उतनी प्रॉपरली नहीं होगी। जो भी हमारे पिंडरे रहती है, मतलब जो भी हमारे थाई के नीचे वाला जो पार्ट रहता है वो, उसमें बहुत ज्यादा वेदना हो जाएगी। जो भी हमारे नी वगैरह रहते हैं उसमें भी मतलब बहुत ऐसे पेन होने लगेगा, और जो भी हम बोलते हैं कि हमारे जो जॉ वगैरह है वो ऐसे एक के ऊपर एक चिपक जाएंगे, जैसे कि
वो दांत खिड़ी बैठती है ना, तो वैसे बैठ जाते हैं, वैसे टाइप्स। और जो भी कान है हमारे उसमें हमेशा आवाज सुनाई देगी। जो भी शंख प्रदेश है उसमें किसी ने ऐसे सुई चुभोई दी है ऐसे लग जाएगा। जो भी शिंक ढेकर है वो नहीं आएगा उस इंसान को। और उसके बाद ऐसे बहुत सारे दिए, जैसे चक्कर आना, प्रलोभ, नींद नहीं आना, जो भी हमारे टीथ है वो ऐसे पूरे अम्ल, मतलब अम्ल हो जाएंगे, ऐसे बोला गया है। तो आपको जो भी चीजें इसमें याद रखती है वो याद रखिए फ्रेंड। इसमें अभी पित्त ज्वर के निदान हम लोग देखेंगे। तो हेतु क्या क्या हो सकते हैं, सेम उसके गुणात्मक, जैसे कि उष्ण, अम्ल, खारट, कटु, इस रस का सेवन करने से हो सकता है, ठीक है, अधिक सेवन। या फिर ऐसा हो सकता है हमें अजीर्ण है, पहले ही जो भी खाया हुआ है डाइजेस्ट नहीं हुआ है, फिर से अगर हो रहा है तो भी। या फिर कड़क प्रखर ऊन, मतलब बहुत ज्यादा अगर धूप लगी है हमें तो भी हो सकता है। या फिर आग के पास अगर हम लोग बैठ गए इस वजह से भी हो सकता है। या फिर विषम भोजन, मतलब कभी भी खा रहे हैं तो उस टाइम में भी पित्त का प्रकोप हो सकता है। संप्राप्ति में यहाँ पे दिया गया है, संप्राप्ति मतलब अभी हमने देखा सेम टू सेम है फ्रेंड, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। वातस का अगर आपको समझ आ गया सेम ही है। देखो पित्त प्रकोप होता है वो आमाशय में जाके उष्णा जो है, उष्मा उसके साथ संयुक्त हो जाता है, रस धातु और स्वेदभ को अवरुद्ध कर देता है, अग्नि नाश हो जाती है, क्योंकि इसमें द्रव गुण रहता है तो इसकी वजह से अग्नि का नाश हो जाता है और अग्नि को वो बाहर निकाल देता है और संपूर्ण शरीर में फैला देता है, ठीक है, यही है। अभी इसमें कौन सी लक्षण दिखेंगे, जो पहले वाले में हमने देखा था उसमें से हम लोग देखेंगे कंपेयर करके, ठीक है। तो इसमें याद रखना है आपको, ये जो ज्वर रहेगा या तो बहुत दोपहर में आ जाएगा या फिर रात में भी, मतलब मिड नाइट में आ जाएगा, ठीक है, मिड दोपहर में या फिर मिड नाइट में, ऐसा याद रखना है। और यहाँ पे एक ऋतु दिया है शरद, ये याद रखना है, ठीक है। और इसमें वो जो कलर हम लोग ने देखा था, नेल्स वगैरह जो मूत्र मल, इसका कलर जो है हल्दी के जैसे हो जाता है, मतलब ग्रीन ग्रीन इसका कलर हो जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और याद रखना है जैसे भी जो भी तालु, क्लोम वगैरह है इसमें पाक हो जाता है, मतलब चक्कर आने लगती है, इसमें अन्न खाने की इच्छा नहीं होती है, अतिसार भी हो जाता है, प्रलाप, ये भी लक्षण यहाँ पे दिखता है। और जो भी दाह वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब जो भी ठंडी चीजें वो खाने की इच्छा हो जाती है। अभी हम लोग देखेंगे कफज ज्वर के हेतु, मतलब कफज ज्वर के क्या क्या हेतु है। तो हमें नॉर्मली भी पता है कफज मतलब कौन सा गुण रहता है उसमें, स्निग्ध, गुरु, मधुर, शीत, अम्ल पदार्थ, इनका अगर अति सेवन करते हैं, दिन में अगर सोते हैं या फिर निष्काळजी, बहुत ज्यादा कोई हैप्पी रहता है, तो ये भी यहाँ पे एक कॉज बताया गया है। आप लोग बोलोगे हैप्पी रहने से कैसे हो सकता है, मतलब बहुत टेंशन नहीं, कुछ नहीं, बहुत रेस्ट हो रही है, तो रेस्ट हो रही है मतलब भी कफ बढ़ता है ना, मतलब कोई भी कष्ट की काम हम नहीं कर रहे हो, ना व्यायाम कर रहे ना कुछ, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट दिया है कफ ज्वर की संप्राप्ति, इसमें भी सेम टू सेम है। इसमें भी जो भी कफ प्रकोपित होता है तो वो आमाशय में जाके उष्मा से संयुक्त हो जाता है और उसके बाद रस धातु और स्वेदभ स्रोत को अवरोध कर देता है और उसकी वजह से अग्नि का नाश हो जाता है और पचन संस्था में जो अग्नि रहती है उसको बाहर निकाल के सर्व शरीर में फैलाता है, ठीक है। तो फ्रेंड मुझे बताओ दोष कौन सा है, इसमें त्रिदोष है, लेकिन मेन कौन सा है, पित्त। पित्त क्यों लिया गया है, क्योंकि हमें पता है मतलब ज्वर आता है मतलब क्या, हमारे बॉडी की उष्णता बढ़ती है। उष्णता मेनली किस दोष की वजह से बढ़ती है, पित्त, इसी वजह से यहाँ पे पित्त प्रधान बोला गया। दुष्य कौन सा है, रस धातु, और उसके साथ कोष्ठाग्नि याद रखनी है। अधिष्ठान वो कहाँ पे जा रहा था हर टाइम, आमाशय में, और फिर कहाँ पे फैल रहा था, सर्व शरीर, ठीक है। तो यहाँ पे कफज ज्वर की क्या क्या लक्षण आएंगे, सेम जैसे कि यहाँ पे जो है पूरे बॉडी को मतलब ऐसे फीवर आ जाएगी और उसके बाद मेन कौन से टाइम पे आ जाएगी, जब हमने भोजन फिनिश किया उसके बाद तुरंत आ जाएगी, या फिर मॉर्निंग में और नाइट में उसका जो पहला प्रहर रहता है, मतलब मॉर्निंग का एकदम स्टार्टिंग का टाइम और इवनिंग का भी एकदम स्टार्टिंग का टाइम, हम बोल सकते हैं 6 to 10 AM और 6 to 10 PM इस टाइम पे, ठीक है। और इसमें ये याद रखना है आपको वसंत ऋतु, उधर कौन सा था, शरद था, ठीक है, यहाँ पे वसंत है। और फर्स्ट में कौन सा था, मतलब वहां पे कोई मेंशन नहीं था, अनिश्चित बोला गया था, ठीक है। और यहाँ पे खाने के बदल जो भी इच्छा है वो नहीं रहेगी, मुंह में से कफ पूरा बाहर आने लगेगा, जो भी मुंह है वो ऐसे मीठा मीठा लगेगा और ऐसे वोमिटिंग हो रही है ऐसा फील हो जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और भी दिया है इधर फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो ज्यादा नींद आ जाएगी, स्तब्धता, तंद्रा, खोखला, दम, प्रतिशाय, ये सब लक्षण यहाँ पे दिया है। और वो जो वर्ण है उसका पांडुर का हमें नॉर्मली भी पता है, कफ जब बढ़ता है तो ऐसे पेल व्हाइट कलर बढ़ने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी द्वंद्व ज्वर, सन्निपात ज्वर, अभी तक हमने तीनों दोष का मतलब सेपरेटली देखा, तो इसके बाद यहाँ पे जो दिया है तो यहाँ पे कैसा दिया है, 2-2 दोष या फिर 3-3 दोष का दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो
कोई भी अगर दो इसका साथ साथ आता है, मतलब दोनों की, वातस वाले भी और पित्तस वाले, तो आपको समझ लेना है वात पित्तस टाइप है बोल के। यहाँ पे दिया है अनियमित भोजन, या फिर कभी भी न खाना, या फिर जो भी भोजन है उसमें कुछ बदलाव अगर होता है, ऋतु व्यापत मतलब अतियोग, मिथ्यायोग, अयोग अगर हो जाता है, या फिर जो भी हम पंचकर्म करते हैं, इसमें बस आपको 3 चीजें याद रखनी है फ्रेंड। तो पहला क्या है, जो भी पंचकर्म हम लोग करते हैं उसके तुरंत बाद हमें एक संसर्जन कर्म फॉलो करने को बोला है। अगर वो प्रॉपरली नहीं करते हैं तो भी हो सकता है, ठीक है। या फिर जो भी स्त्री रहती है उसकी जब डिलीवरी, प्रसूति हो जाती है, अगर वो योग्य प्रकार से नहीं हुई हो, या फिर उसने उसके बाद जो भी पत्ते फॉलो करने चाहिए वो नहीं किए हो, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर यहाँ पे बोला गया है कि जो भी खाना हमने खाना चाहिए तो अनियमित है, या फिर किसी को कभी भी खा लेते हैं, उस टाइम पे नहीं खाना चाहिए, उस टाइम पे भी खाते हैं तो भी हो जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो द्वंद्व सन्निपातिक ज्वर की लक्षण, ये हेतु थे उसके, ठीक है। हेतु तो 3 ही आपको मेन याद रखनी है। प्रसूति वर्ड याद रखना है बस, पंचकर्म के बाद वाला जो प्रोसीजर है वो याद रखना है, और द्वंद्वज और सन्निपातज में आपको याद रखना है इसकी जो भी लक्षण है वो दोनों से मिलके जो उत्पन्न होगी वही आ जाएगी, और सन्निपातक में तीनों से मिलके। अभी लास्ट वाला हम लोग टाइप देखेंगे, जो भी अभी तक हमने देखा नीज में टाइप्स देखे हमने सारे, ठीक है। अभी लास्ट वाला जो अगंतुज ज्वर है उसका टाइप हम देखेंगे। अगंतुज में मेनली 4 दिया है, अभिघातस, अभिशंगस, अभिशापस, और लास्ट वाला है कहाँ चला गया, अभिचारस, ठीक है। तो ये 4 आपको चीजें याद रखनी है। तो अभिघात मतलब किसी ने अगर आपको घात किया है, मारा है किसी ने, मतलब कुछ शस्त्र से या फिर किसी से भी, ठीक है, तो अभिघात। अभिशंग मतलब क्या रहता है, जो भी हमारे बॉडी में काम, क्रोध, लोभ अगर ये बढ़ता है तो इसकी वजह से भी हमारा मन विकृत होता है और उस वजह से भी ज्वर उत्पन्न हो सकता है। अभिचार मतलब जारण मारण आदि जो भी प्रोसेस रहते हैं उसकी वजह से। और अभिशाप मतलब जो भी हमारे ज्यादा पूजनीय व्यक्ति रहते हैं उनको अगर हमने उनका मन दुखा दिया और उसके स्वरूप में उन्होंने अगर हमें शाप वगैरह दे दिया, मतलब उनका कुछ भी उन्होंने ऐसा बोला कि ये होगा तो वो होता है ना किसी किसी के साथ, तो वो होता है अभिशाप की वजह से, ठीक है। तो ये 4 कारण है, लेकिन इसमें आपको मेन चीज याद रखनी है। अभिघात जो रहता है इसमें क्या होता है, जब मतलब रक्त जब दूषित हो जाता है, दूषित जो रक्त रहता है उसके साथ वायु कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वायु रक्त इसके साथ कन्वर्ट हो जाता है। तो अभिघात ज्वर आपको बस इतना याद रखना है, दुष्ट रक्ताश्रित वायु से संलग्न हो जाता है, ये जो है इसमें वायु याद रखना है। अभिघात में वायु। अभिशंगज में वात और पित्त, वात पित्त मतलब अभिशंगज ज्वर में किसके साथ वो संलग्न हो जाता है, तो वात और पित्त के साथ। तो पहला सिर्फ वात है, उसके बाद वात पित्त है, और रिमेनिंग 2 है उसके, इसमें वात पित्त कफ तीनों के साथ ये ज्वर मतलब संलग्नित हो जाता है। मतलब कौन से दोष के साथ। अभी एक चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है फ्रेंड्स, ये देखो, कभी भी हमें कोई भी व्याधि होती है, ज्वर होता है, तो उसमें आपको याद रखना है कभी भी पहले क्या होता है, मतलब अभी नीज वाला तो आपको समझ गया होगा, मैं अगंतुज के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अगंतुज नॉर्मली पहले नहीं हो जाता है, पहले क्या होता है, अगंतुज होने से पहले शरीर में बहुत ज्यादा दुख या फिर त्रास होने लगता है, और उसी के बाद तुरंत हमें अगंतुज ज्वर उत्पन्न होता है, और अगंतुज ज्वर उत्पन्न होने के बाद दोष दूषित हो जाते हैं। मतलब समझ रहे हो, पहले क्या हुआ, शरीर में जो भी दुख या फिर त्रास आ गया, उसके बाद आगंतुक ज्वर निर्माण हो गया, और उसके बाद फिर दोष दूषित होके फिर से वो कन्वर्ट हो रहा है नीज में। ये समझ रहे हो ना, मतलब आगंतुक नीज में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो उसके वैशिष्ट्य दिए गए हैं आगंतुक ज्वर के, तो यहाँ पे दिया है मतलब उसमें बहुत ऐसा कुछ बताया है, बस आपको इसमें 2 चीज याद रखनी है कि 7 जो टाइप हमने देखे नीज वाले उससे टोटली ये अलग है, तो चिकित्सा भी उससे अलग ही होनी चाहिए। इसकी वजह से यहाँ पे दैव व्यापाश्रय और युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा करने को बोला है, ठीक है। तो सिंपली यह है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है फ्रेंड इतना, दैव व्यापाश्रय और युक्ति व्यापाश्रय। और जो हम विषम ज्वर जिसको बोलते हैं, तो इसमें आपको एक चार्ट याद करना है। जैसे विषम ज्वर में यहाँ पे 5 टाइप्स दिए हैं, संतत, सतत, अन्य दूषक, तृतीयक, चतुर्थक। तो नाम में ही है देखो फ्रेंड, चतुर्थक मतलब हर 4थे दिन में जो फीवर आती है, मतलब इसमें 4 पीक्स आ जाएंगे, ठीक है। मतलब अभी हर 4थे दिन में जो फीवर आती है उसको बोलते हैं चतुर्थक, हर 3रे दिन में अगर आती है तृतीयक। अन्य दूषक मतलब क्या रहता है, इसमें मतलब पूरे 24 आवर्स में बस एक बार ही पीक 1 पीक आते हैं, मतलब एक ही बार फीवर आ जाता है, पता है। मतलब पूरा एक दिन अगर 24 आवर लिया तो उसमें बस एक ही बार फीवर आ जाएगी। और सतत में एक मतलब इसमें 2 पीक आती है, 24 आवर्स में 2 बार फीवर आ जाती है। कब कब, मतलब एक तो मॉर्निंग में बोल रही हूँ, सॉरी, एक तो मॉर्निंग में मतलब दिन में आ जाएगी, और एक रात में, दिन और रातें फिक्स रहता है, ठीक है। और संतत मतलब ये कंटिन्यू रहती है। जैसे अगर समझो 7 दिन तक अगर कोई फीवर कंटिन्यू है तो उसको वातज कंसिडर करेंगे,
10 दिन तक है तो पित्तज और 12 दिन तक है तो कफज। तो आपको सिंपली बहुत इजी तरीके से याद रखना है। संतत मतलब 7 दिन, 10 दिन और 12 दिन। सतत मतलब क्या याद रखना है आपको, दिन और रात मिला के 2 बार इसमें फीवर आ जाएगी। अन्य दूषक में या तो दिन में या फिर रात में कोई भी टाइम पे एक ही बार आ जाएगी, ठीक है। और तृतीयक में हर तीसरे दिन और चतुर्थक में हर चौथे दिन। यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है निज और आगंतु। निज मतलब क्या रहता है, दोष प्रकोप की वजह से होता है, और आगंतुक हमने देखा है वो 4 कारण अभिघात, अभिसंग, अभिचार और अभिशाप उसकी वजह से होता है। इसमें क्या होता है, पहले वात प्रकोपित होता है उसके बाद ज्वर होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, पहले ज्वर उत्पत्ति होती है उसके बाद वात प्रकोपित। हमने देखा ना, दोषानुबंध रहता है। यहाँ पे हमने इसके टाइप 7 देखे और इसके कारण अनुरूप बहुत सारे टाइप है। इसमें इसकी चिकित्सा दोष के अनुसार करनी पड़ती है, लेकिन इसमें कारण जो है उसके अनुसार चिकित्सा करनी पड़ती है। यहाँ पे हम लोग बस युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा करते हैं, लेकिन इसमें दैव व्यपाश्रय और युक्ति व्यपाश्रय दोनों भी चिकित्सा करते हैं, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे देख सकते हो आप ज्वर की विशिष्ट लक्षण और उसके टाइप्स यहाँ पे दिए हैं। जो हमने देखे वही है, यहाँ पे देख सकते हो बहुत इजीली दिया है। ज्वर के पहले निज आगंतु टाइप है। निज में 1 दोष वाले 3 है, द्विदोष वाले भी 3 है, त्रिदोष वाला विषम ज्वर में हमने ये 5 टाइप देखे हैं, संतत, सतत, अन्य दूषक, तृतीयक, चतुर्थक। और आगंतुज में तो हमें देख ही चुके हैं, अभिघातस, अभिसंगस, अभिचारस, अभिशापस। विधि अनुसार भी टाइप दिए हैं, शरीर, मानस, सौम्य, अग्नेय, अंतर्वेग, बहिर्वेग, प्राकृत, वैकृत, साध्य, असाध्य। आश्रय भेद से जितने धातु है उतने आश्रय, बस लास्ट में उसको गत लगा देना है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और लास्ट में गत लगा देना है, ठीक है। और यहाँ पे हमने कारण भेद से भी इसके 8 टाइप्स देखे हैं। तो इसमें सामान्य पूर्व रूप दिए है, मतलब ओवरऑल अभी इन्होंने ज्वर का कंसिडर किया है और उसमें कौन से पूर्व रूप होते हैं। मतलब किसी को भी अगर ज्वर होता है तो उसमें पूर्व रूप क्या क्या आते हैं। तो पहले तो उसको टेस्ट नहीं लगेगी, अंग मतलब जो भी शरीर है वो जड़ जड़ लगेगा, उसको इच्छा नहीं होगी खाने की, हमेशा मतलब आईज ऐसे किसी को ढूंढ रहे ऐसे लगेगा, व्याकुल हो जाएंगी, उसमें से वाटर भी आ जाएगा, पानी आ जाएगा, मतलब नींद नहीं आएगी, अस्वस्थता लगेगी, जो भी जांभी है वो आ जाएगी, जो भी शरीर है वो ऐसे मतलब क्या होगा, बेंड हो जाएगा, थकवा आ जाएगा, चक्कर बहुत आ जाएगी, कभी भी नींद नहीं आएगी, मतलब वो हमेशा व्याकुल रहेगा, ठीक है। आवाज, जो भी उसका आवाज है, ठंडावा, ये जो रहेगा उसको सहन नहीं होगा, बड़ा वाला, अरुचि, अपचन, ये सारी चीजें हो जाएगी उसके साथ। उसके बाद जो भी मन है उसका दुर्बल रहेगा, मतलब वो इतना आलसी हो जाएगा कि उसको कोई भी काम करने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, हमेशा सुस्त रहेगा, जो भी काम उसको करना है वो अच्छे से नहीं कर पाएगा। और जो भी बड़े लोग रहते हैं हमें, जिसको हमें अच्छे से बात करनी चाहिए, तो उन्होंने जो भी बात की उसमें वो मिस्टेक्स ढूंढेगा, ठीक है। और जो भी लहान जो भी बच्चे रहते हैं वो मतलब उसको नहीं चाहिए होगी, उसके पास नहीं चाहिए होगी, हमेशा जो भी चंदन आदि लेप रहता है वो मतलब उसको अच्छा नहीं लगेगा वो धारण करना, ठीक है। और जो भी मधुर वगैरह पदार्थ है वो खाने की इच्छा नहीं होगी उसको। जो भी अम्बट खारट जो भी पदार्थ रहेंगे वो ज्यादा मतलब इच्छा होगी उसकी, ठीक है। कौन से चीजें की, अम्बट, खारट और तिखट पदार्थ, तो ये सारे उसमें लक्षण है, आपको जो याद रखती है वो लर्न करो। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दिया है, इसमें इतना कुछ दिया नहीं है, महत्व दिया है। ज्वर का महत्व क्या है कि सबसे पहले आप सभी को पता होगा, जो भगवान शंकर है उसके क्रोध से ज्वर की उत्पत्ति हुई है। ऐसा बोला गया है कि ये जो ज्वर है सभी के प्राण नाशक का कारण है, और जो भी देह, इंद्रिय, मन है इन सभी को संतप्त करता है, मतलब इन सभी का उष्णता बढ़ा देता है, और बुद्धि, बल, वर्ण, हर्ष, उत्साह नाशक, ये सभी को नाश कर देता है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा थकवा आने लगता है। इंद्रिय क्रिया, जो भी इंद्रिय की क्रिया हो जाती है वो नष्ट हो जाती है। मूर्छाजनक, क्षुधाजनक, मतलब इसमें क्षुधा, भूख बिल्कुल नहीं लगेगी, और मूर्छा को मतलब तैयार करेगी, ये ज्यादा से ज्यादा मूर्छा आ जाएगी, और ये बहुत ज्यादा कष्टप्रद रहती है। उसके रिलेटेड बहुत सारे उपद्रव, मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे डिसीज हम लोग पढ़े हैं, तो उसमें हर एक इसमें ज्वर आता ही है एज अ उपद्रव बोल के, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे हमने देखा था कि कोई भी इंसान जो रहता है उसके जन्म से पहले और जन्म के बाद, मतलब मृत्यु जब हो रही है उसकी, उसी टाइम पे भी ज्वर होता ही रहता है उसमें, मतलब रहता ही है प्रेजेंट, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे चिकित्सा में बस इतना दिया है कि अगर किसी को ज्वर है तो उसको बहुत लाइट भोजन देना चाहिए खाने को, और क्योंकि ये आमाशय में मतलब उत्पन्न होता है ना, हमने देखा था उसका अधिष्ठान कहाँ पे था, आमाशय, तो इसकी वजह से वहां पे जो भी दोष है उसके अनुसार उसकी चिकित्सा करनी है। जैसे कि वो जो औषध का क्वाद बना के, या फिर अभ्यंग, स्नेहन, स्वेदन, प्रत्यय, परिषेक, अनुलेपन, ये वमन, विरेचन, इसका जो है इसका यूज करना है। लेकिन जो दोष है उसके रिलेटेड ही हमें ये पंचकर्म मतलब वो मेडिसिन यूज करके करना है, ठीक है।
और उसकी जो भी अवस्था है, लक्षण है, इसका विचार करके ही ये चिकित्सा हमें करनी है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बताई है, घृत। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, अगर मतलब कहीं पे आग लगती है समझो, तो वहां पे जैसे हम लोग पानी डाल के उसको बुझा देते हैं, ठीक है, शांत कर देते हैं, वैसे ही घृत देने से वो तीनों दोष शमन हो जाते हैं। तीनों दोष कैसे शमन हो जाएंगे आपको लगेगा? तो देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, अगर जीर्ण ज्वर में अगर हमने मतलब ये दिया, क्या बोलते हैं, घृत दिया, तो यहाँ पे बोला है क्योंकि उसमें स्निग्ध गुण है ना, तो उसको वात में कौन सा रहता है, रुक्ष रहता है, तो उसकी वजह से वात को शमन करेगा, ये समझा? ठीक है। नेक्स्ट है शीत वीर्य, क्योंकि घृत का वीर्य शीत रहता है, तो उसकी वजह से पित्त का कैसे रहता है, उष्ण ना, तो अपोजिट हो जाएंगे, तो इसको भी शमन करेगा। और लास्ट वाला सिर्फ कफ का है, तो यहाँ पे बोला है अगर औषध से सिद्ध किया हुआ, कफग्न औषध से, जिसको कफ कम करने वाले औषध से हमने सिद्ध किया हुआ अगर घृत है, तो वो समान गुण की वजह से कफ का भी शमन कर देता है। तो ये आपको याद रखना है, घृत जो है जीर्ण ज्वर में बहुत ज्यादा उपयुक्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही दिया है, मतलब डिटेल में घृत के बारे में श्रेष्ठ बताया गया है उसको, तो इतना डिटेल में इसमें कुछ दिया नहीं है अभी। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया है फ्रेंड्स। थैंक यू।